बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए बस्तर में अब बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया जा रहा है। चारों तरफ से गोलबंदी की जा रही है, घेराबंदी की जा रही है, बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री का एक दावा कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। सबको लग रहा है कि फोर्स इतनी अटैकिंग मोड पर है, लगातार माओवादी बैकफुट पर हैं। इन सब के बीच में माओवादियों की एक चौंकाने वाली तस्वीर जो कई सवाल भी खड़े कर देती है कि माओवादियों को हम जितना कमज़ोर मान रहे हैं, क्या वाकई वो हैं या उनकी तैयारियां किस स्तर की है। इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। पूरे दंडकारण्य के इलाके को जवानों ने अब चप्पे चप्पे को छान लिया है। हर इलाके पे ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन ने सफल ऑपरेशन किया है। अबूझमाड़ के किसी भी इलाके की बात करें या दंडकारण्य के बटालियन के इलाके की बात करें, बटालियन का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके पहले नहीं बोलता था, अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो मुठभेड़ हुई, जो अभी 2 दिन पहले जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में पूरे चप्पे चप्पे पर उस इलाके पे मैंने पिछली 2 रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी आपको दी है कि जो बटालियन का कोर इलाका, मतलब आप सोचो कि बटालियन का वो इलाका जहां बटालियन के नक्सली जो माओवादी हैं वो मोटरसाइकिल लेके आराम से घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और बटालियन के अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, सामान के साथ तेलंगाना चले जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और बिल्कुल वो पुजारी कांकेर का इलाका और उनके लिए काफ़ी अनुकूल इलाका, उस इलाके में वहाँ पे जब वो बहुत स्वच्छंद घूम रहे हैं, उस इलाके में भी ऑपरेशन किया गया, सफल ऑपरेशन। जवान सुरक्षित वापस लौटे। हालांकि वापसी में एसटीएफ के जवान आईडी बम की चपेट में आए, घायल हो गए, लेकिन फिर भी मुठभेड़ में जवान पूरी तरह से सुरक्षित वापस लौटे। इस दौरान घटनास्थल की कुछ तस्वीरें आईं। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अबूझमाड़ में जब ऑपरेशन 2024 में चल रहा था, तब एक सबसे पहले चौंकाने वाली तस्वीर आई थी और वो तस्वीर थी बोड़गा के इलाके में, अबूझमाड़ में माओवादियों का बंकर, बहुत ही फिनिशिंग के साथ उस बंकर को बनाया गया था। वहाँ जो ऑपरेशन में जवान गए थे और उन्होंने उस बंकर की तस्वीर ली थी जो हम तक पहुँची हुई थी, और वो बंकर इतना फिनिशिंग से बनाया गया था कि ऊपर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज़मीन के अंदर इतना बेहतरीन बंकर उन्होंने बना रखा है। अब आप ढूंढते रहिए जंगल में, बाहर में, पहाड़ों में और जंगलों में, नदी के किनारे खाक छानते रहिए, माओवादी ज़मीन के नीचे बहुत सुरक्षित पनाहगार तैयार करके अपने आप को सुरक्षित रहने की तरकीब ईजाद कर चुके हैं और उसका सफलतापूर्वक उन्होंने क्रियान्वयन भी किया, जो अचानक से ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिला। उसके बाद लगातार आपके पास कई बार तस्वीरें आपने देखी होंगी कि माओवादी अलग अलग स्थानों पर हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ, जो लेथ मशीनें और सामान मिलते हैं। लेकिन ये जो इलाका, जो कि बटालियन का इलाका था, उस इलाके से जो एक तस्वीर जवानों के द्वारा बनाई गई ऑपरेशन के दौरान, वो चौंकाने वाली थी। सुरंग मिली। सुरंग मतलब ये भी बंकर ही बनाया गया है और बंकर में माओवादियों के रहने का स्थान नहीं है, बल्कि बंकर में पूरा एक कारखाना तैयार है। आप तस्वीर देखिए कि ये जवानों ने बनाया है और ज़मीन के अंदर कितना बड़ा कारखाना माओवादियों ने तैयार कर रखा है और ये कारखाना हथियार बनाने का है। लेथ मशीनें हैं। बाहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, रखे गए हैं और कितनी बड़ी मात्रा में रखे गए हैं। तो आप सोचिए कि हमको लग रहा है कि वो बैकफुट पे हैं, होंगे भी, और क्योंकि वो युद्ध भी हमको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवानों को लड़ नहीं पा रहे हैं सामने से आके। तो पहले भी माओवादी कभी नहीं लड़ते थे सामने, आमने सामने की लड़ाई तो कभी थी ही नहीं। गुरिल्ला वार लड़ते हैं हमेशा, छुप कर वार करना उनकी पद्धति में शामिल है। और ऐसे में अभी भी ज़मीन के नीचे उनके बंकर, ज़मीन के नीचे उनके हथियारों के कारखाने, ये बताता है कि हमको लग रहा है कि बैकफुट पर हैं। ये कहीं और तैयारी तो नहीं कर रहे, किसी और अलग स्तर की तैयारी तो नहीं कर रहे। हालांकि सरकार बार बार दावा करती है, जवान और जो पुलिस के अधिकारी हैं बार बार दावा कर रहे हैं कि अब देखो बैकफुट पर है। 2025 की शुरुआत हुई और जिस इलाके से उन्हें खदेड़ दिया गया था बहुत पीछे, वहाँ पे पुल का निर्माण किया जा रहा था, उस इलाके में उन्होंने अपने पुराने पैतरे को फिर से आजमाते हुए जो बारूदी सुरंग है का उपयोग किया। 8 जवानों की हत्या कर दी, एक सिविलियन की हत्या कर दी और उस पर ये हथियारों का कारखाना। और उस पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप सोचिए कि उन्होंने हाथ से अपने ज़मीन के नीचे के कारखाने से ये रॉकेट लॉन्चर बना दिया। मजाक लग रहा है आपको कि सोचो कि अभी तक मुझे लगता रहा कि यूपी बिहार में कट्टा बन जाता है,
यूपी बिहार में बहुत माइंडेड लोग कट्टा वट्टा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ बस्तर में माओवादी कट्टा नहीं भैया, सीधे रॉकेट लॉन्चर बना दे रहे हैं ज़मीन के नीचे कारखाना चला के, और कारखाना भी कितना विधिवत बना के रखा है। आप सोचिए किस स्तर पे माओवादी सोचते होंगे, किस स्तर पर अपने काम को इम्प्लीमेंट करते होंगे, किस स्तर पर वो रणनीतियाँ तैयार करते होंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो जवानों को भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आगे के ऑपरेशन को लॉन्च करना चाहिए और तैयारियां भी उस स्तर पर करनी चाहिए। और फिर जो सरकार दावा कर रही है उनको भी माओवादियों के अलग अलग बदलते पैंतरों को समझना चाहिए, हालांकि समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए एक सवाल उठाया कि क्या वाकई में कमज़ोर हो गए माओवादी, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में, मैंने पुराने वीडियो में भी कल भी इस बात को उठाया था कि बटालियन को आपने घेरा, चारों तरफ से घेरा, लेकिन हथियार बड़े नहीं मिले, लेकिन बड़ी हथियार की फैक्ट्री ज़रूर मिली। ये हथियार की फैक्ट्री बहुत चौंकाने वाली है और बस्तर के पूरे दंडकारण्य के अलग अलग इलाकों में पता ही नहीं है कि ज़मीन के अंदर किस किस इलाके में कितने माओवादियों ने इस तरह से बंकर बना रखे हैं, कितनी हथियारों की फैक्ट्रियां बना रखी हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम लोग गमीर जा रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ी पे चढ़ते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ कि हम जिस ज़मीन पर पैर रख रहे हैं वो अंदर से थोड़ी सी खोखली नज़र आ रही है, ऐसा आभास हो रहा है। क्योंकि हम जब चलते थे, आपको खुद कभी फील कीजिएगा कि जब आप खोखली ज़मीन पर चलेंगे जिसके नीचे ठोस ना हो, तो एक अलग सा एहसास होता है आपके चलने पर। वहाँ भी मुझे एहसास हो रहा था पहाड़ों पर। मुझे अब लगता है कि जो हम सोचते हैं कि ऐसा ही सपना है कि सुरंग बना के रहेंगे, वाकई माओवादी जो बहुत बेहतरीन तरीके की सुरंग का निर्माण करने में सक्षम है। तो आपको लगता है कि ज़मीन के ऊपर वो समाप्त हो गए, तो ऐसा ना हो कि वो अपने आप को अंडरग्राउंड करने के लिए कई अलग अलग स्थानों पर इस तरह के सुरंग तैयार कर रखे हों। मुझे लगा कि ये तस्वीर सामने आई है तो इस पर भी सभी का ध्यान केंद्रित करूं और दर्शकों का भी, कि आप भी देखिए कि लड़ाई चल रही है बस्तर में, युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, माओवादी मारे जा रहे हैं, ग्रामीणों की हत्याएं हो रही हैं। सभी मौत के लिए अलग अलग शब्द है, जवान शहीद हो रहे हैं, माओवादी मारे जा रहे हैं और ग्रामीणों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हो रही है तो सिर्फ मौत। क्या वाकई में ये लड़ाई खत्म होगी कभी, या तू डाल डाल मैं पात पात वाले पैतरे पर ये खून खराबा हमेशा चलता रहेगा? सरकार ने अपने तरफ की जिम्मेदारी ये निभाई कि सरकार बनने के साथ ही उन्होंने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर आप सीधे बातचीत नहीं कर सकते तो फ़ोन से बात कर लीजिए, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर लीजिए। लेकिन माओवादियों का अपना तर्क है कि 2004 में उन्होंने बातचीत करने की शुरुआत की थी, कोशिश किया था और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। उनके सारे नेताओं को चिन्हांकित करके मार दिया गया आगे चल के। तो ईमानदारी से ही कोई बात इस समस्या का समाधान मुझे लगता निकल सकता है। खैर, ये मेरी वैचारिक स्थिति है, ये मेरा सोचना है कि सरकार को भी ईमानदारी से काम करना होगा, बातचीत करना होगा, जो बोल रही हो करना होगा, ग्रामीणों के लिए करना होगा, आखिरी आदमी के लिए करना होगा जिनके नाम पर माओवादी ये पूरी जंग चला रहे हैं कि हम जल जंगल ज़मीन और शोषित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। तो शोषित वर्ग के लिए सरकार को भी सोचना होगा, तब जाके। अब आप सोचिए कि माओवादियों में भी, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सुरंग की बात को मैं कहाँ यहाँ ज्ञान देने में लेके आऊँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि जंगल के अंदर कितने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, कितने टैलेंटेड, मतलब उनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है ऐसा लेके। अभी हमारे बिहार, यूपी बिहार में आप देखो कि ब्रिज बन रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं करोड़ों रुपए के संसाधन के साथ। बीजापुर में करोड़ों रुपए के, मतलब अरबों रुपए के, भाई 197 करोड़ की सड़कें बता रहे हैं, 150-200 करोड़ की सड़कें उखड़ जा रही हैं बनने से पहले। रिपोर्टिंग करने पर हमारे साथियों की हत्या कर दी जा रही है सारे संसाधनों के साथ, और बिना किसी संसाधन के माओवादी जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े कारखाने बना दे रहे हैं। अगर ये टैलेंटेड लोग, ये इस तरह से जो कारीगर लोग हैं जो हथियार हाथ में ले लिए, मैं सोचता हूँ अगर सरकार के साथ चलें तो देश का विकास में इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, आप सोचिए। इसी वजह से ये सारी सुरंग दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ। ये लोग जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई को। बहुत लोग इस बात पे मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन माओवादी कई जगह पर अपनी लड़ाई, जो कि हमारे लिए गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक लड़ाई है, लड़ रहे हैं
अगर ये लोग हमारे साथ लोकतंत्र के साथ आ जाएं तो हमारा देश कितना मजबूत होगा, सोचिए। यही वजह है कि सरकार को ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। सरकार को अंतिम और शोषित वर्ग के लिए ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे टैलेंटेड लोग जो ज़मीन के अंदर बिना साधन के कारखाने बना देते हैं, तो सारे संसाधन और पैसों का उपयोग करके ज़मीन के ऊपर ही वो पता नहीं क्या बना दें अगर सरकार के साथ आ जाएं तो। सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मुझे भी लगता है कि माओवादियों को एक बार 2004 में घटना हुई थी, बातचीत की पहल हुई और सरकार ने वहाँ पर इस तरह से हरकत की कि सबको चिन्हांकित करके मारा और दूध का जला दही भी फूंक कर पीता है। ये कहावत भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से कोई प्रयास होना चाहिए, सार्थक प्रयास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने इस मुद्दे पे ये जो बात रखी है ये वाकई में सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिम्मेदारी है आपकी। और लगे मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।